बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सिलाज। अब दुरूद सब नहीं है और हरमीत पाजी भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने मंडे का यानी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक का ऐसे ही स्टार्ट करना है। बस इट्स अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज के कभी कभी जो आपके साथ चलने वाले होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तो ये लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन, आपको ऐसे ही चलते रहना है। स्टार्ट योर डे विद दिस थॉट। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको पता है कि मुल्क यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची में फाइनली बल्दियाती इलेक्शन जो है वो हो गए, और बल्दियाती इलेक्शन पर जो प्रेडिक्शंस और जो स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ जमातों की जानिब से आई वो भी आपने ऑन एंड ऑफ ट्वीट्स की सूरत में ज़रूर देखी होंगी। लेकिन अभी द क्वेश्चन मार्क है कि PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या फिर और बहुत सारी ऐसी जमातें जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शंस में, और 9 घंटे की ताख़ीर के बाद फाइनली इलेक्शंस का जो है वो गैर हतमी अभी तक गैर सरकारी नतीजा जो है वो आना शुरू हो गया है। अब तक हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक आपको बताएं कि 40 UCs के रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिनमें हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 23 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 11, जो कि अगर हम बात करें इनकी स्टेटमेंट्स की तो PTI की जानिब से ये स्टेटमेंट्स दी गई थी कि हमने तो कराची मेयर के नाम भी नॉमिनेट कर दिए हैं, और नामों के बाद अब रिजल्ट जो है वो अभी तक UCs में से 11 UCs का रिजल्ट गैर हतमी गैर सरकारी जो आया है उसके मुताबिक 11 नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 40 UCs में से इस वक्त 23 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जमात इस्लामी के पास भी इस वक्त देखना है कि मेयर कराची के लिए उन्होंने भी काफ़ी नाम नॉमिनेट किए थे, उसका रिजल्ट भी जो है वो ऑन एंड ऑफ आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आ रहा है, उस पर भी आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। लेकिन GUIF और TLP के पास इस वक्त एक नशिस्त है, और ये रिजल्ट जो हैं वो जैसे जैसे आ रहे हैं आपसे ऑन एंड ऑफ, हम करंट अफेयर का प्रोग्राम हो, न्यूज़ हो या मॉर्निंग शो हो, हम आपसे ऑन एंड ऑफ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि बहुत सारे दावे जो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से की जा रहे थे, अभी बहुत सारी मायूसी भी कराची में देखी जा रही है, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव हमेशा गढ़ कहा जाता है। सिंध को ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वो काफ़ी हद तक साबित भी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बाइकआउट जो किया गया MQM की तरफ से, उसका कितना प्रिविलेज बाकी जमातों को हुआ है, कितना वैक्यूम मिला है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। ऑल्दो पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको पता है कि पंजाब असम्बली, और अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो 2 माह पहले मार्च के जरिए वफाकी हुकूमत गिराने का दावा करने वाले इमरान खान जो है वो आए, और अब कहा यह जा रहा है कि अपनी ही हुकूमत, यानी हम KPK की बात करें या पंजाब की बात करें, तो अपनी ही हुकूमतें गिराने के बाद वो विक्ट्री का साइन शो कर रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत तो ना गिरा सके, लेकिन अगर अपनी ही हुकूमतें गिराने के बाद हम उनको समझते हैं कि वो कामयाब रहे हैं और अपनी विक्ट्री यानी अपनी कामयाबी इसको करार दे रहे हैं, तो हमारे सीनियर एनालिस्ट इस पर क्या कहते हैं, आगे मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है, बल्दियाती इलेक्शन समेत वो क्या क्या किस डायरेक्शंस में जाएंगी, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन चूंकि इट्स गुड मॉर्निंग पब्लिक, तो थोड़े हम इंटरनेशनल सिनेरियोज पर भी नज़र डाल लेते हैं, और कुछ अच्छी सी टॉप स्टोरीज़ और कुछ अच्छी सी हमने आपके लिए डेली डोज स्टोरीज़ भी निकाली हैं। तो टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल आपको ये बताते हैं कि आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं होने के बाद अब नताइज जो आना शुरू हुए हैं, उसके बाद अब बाकी तमाम जमातों की लीडरान की स्टेटमेंट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन ये भी सबसे अहम पर्सपेक्टिव है कि नून लीग जो है उसकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहाँ थी, क्या थी। अगर बात की जाए नायब सदर की, तो वो यहाँ मौजूद नहीं है, और नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद नहीं है, हमजा शहबाज भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें तो फौरी तौर पर UAE के दौरे के बाद वो वापस पाकिस्तान पहुंचे, फौरी तौर पर नून लीग का इजलास तलब किया और आला क़यादत से बातचीत की कि आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट क्या है, और गैर जो नॉट कंफर्म स्टेटमेंट्स, कंफर्म आपके सोर्सेज नहीं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की तरफ से 3 बार राना सनाउल्लाह को कॉल भी की गई। उन्होंने ये कहा कि आपको कच्चा काम नहीं करना चाहिए था। तो जो पंजाब असम्बली तहलील होने की बात की जा रही है, उस पर नून लीग की मैनेजमेंट जो है वो कहाँ थी, और अब ये कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर ये चाहते हैं कि मरीम नवाज जो है वतन वापस पहुँचे, ताकि अगर 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 जनरल इलेक्शन होते हैं या करीब तर है या दूर भी है, तो उसकी सारी कैंपेन वो खुद करें और ख़ुद उसको लीड करे। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि शी इज़ बैक सून में भी। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि बेसिकली आजकल सोशल मीडिया कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपके स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल हो, दोनों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया। फिर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, तो ई-कॉमर्स समेत अगर आप कोई फिजिकल शॉप भी रखते हैं, अगर कोई बिजनेस आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया। जो आजकल प्रमोट करने वाले लोग कहलाते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, और मीडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं। तो इन लोगों के थ्रू
जो आप अपना ब्रांड प्रमोट करते हैं, कितने कम वक्त में कितने अच्छे तरीके से आपके ब्रांड को प्रमोशन मिलती है और कितने कम वक्त में आप जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। जो पहले ज़माने में आपको एक पूरी फिजिकल आउटलेट चाहिए होती थी, वो कपड़ों का ब्रांड हो या फिर XYZ कोई भी ब्रांड हो, आपको बाकायदा आउटलेट चाहिए होती थी, उसमें आपने बहुत सारा इंटीरियर कराना होता था, इलेक्ट्रिसिटी, XYZ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब मैक्सिमम, अगर मैं सोशल मीडिया में देखूँ तो मैक्सिमम 70% लोग जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो उनको मिल भी रहा है थ्रू ऑल दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो सोशल मीडिया कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन तमाम बिजनेसेस के लिए, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम कराची से, आपको बल्कि इस्लामाबाद से हमारे पास बड़ी एक अच्छी खबर है कि एंटरटेनमेंट जो है अब ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, लेकिन मेक श्योर कि एंटरटेनमेंट जो है वो चीप एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो वहाँ पर स्वांग थिएटर जो है उसको किस तरह से दोबारा एक्टिव किया गया है, किस तरह से वहाँ पर उर्दू अदब के लिए बहुत काम किया जा रहा है, इसमें टॉप स्टोरी में आपको डिटेल ये स्टोरी हमने इंक्लूड की है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके लिए ख़ासतौर पर इस्लामाबादियंस के लिए वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि हमने प्रॉपर जिम्मेदारी तो उस्ताद पे ही डाल दी है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो ही सही सीखेंगे, स्कूल के बाद आएंगे तो ट्यूशन में सही सीखेंगे, ट्यूशन के बाद अगर कोई और एक्टिविटी है तो उस पर भी हमने अगर किसी भी एक्टिविटी में उनको इंडल्ज करने की कोशिश करनी है, वो कैंप्स हों या XYZ आपकी एक्टिविटीज़ के बहुत सारे स्कूल्स मॉन्टेसरी बने हुए जहाँ पर बच्चों को भेज के हम सिर्फ ये सिखाना चाहते हैं हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू स्पीक और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। वालिदैन तो दरअसल बरी ज़िम्मा हो गए हैं इस हवाले से, लेकिन असातिज़ा कितना अहम किरदार अदा करते हैं आपकी किरदार साजी में। और कहा जाता है कि 7 to 11 या ऑनवर्ड जो आपकी एज होती है, इस एज ब्रैकेट में जो आप सीख लेते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ इट विल गोना बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो असातिज़ा कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उन्हें किस तरह से अदा करना चाहिए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ में। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर भी है। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, कल चूँकि संडे था और वीकेंड पर एक बड़ी अफसोसनाक खबर नेपाल से आई। आप जानते हैं कि प्लेन क्रैश जो वहाँ पर हुआ, एयरबस भी उसको कह सकते हैं, 67 अफराद जो है वो बेसिकली उसमें सवार थे, बल्कि 68 पैसेंजर्स कहा जा रहा है कि उसमें सवार थे। इसमें 15 जो है वो इंटरनेशनल भी थे, 4 का अमला था जो कि जहाज़ में सवार था। और अब तक जो हलाकतें सामने आ रही हैं वो 67 पैसेंजर्स डिक्लेयर किए गए हैं कि वो हलाक हो गए हैं। इसे बहुत बड़ा सान्या कहा जा रहा है। बेसिकली खटमंडू से ये जो है प्लेन आ रहा था ट्रैवल करके और ये बेख्याल से ये पोखर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जो है वाक़या पेश आया है। और वहाँ पर मौजूद इर्द गिर्द जो लोग थे, बाकायदा मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, मे बी हैव यू सीन गाइस और नॉट, लेकिन वहाँ पर जब प्लेन क्रैश के करीब था और वो लैंडिंग के बहुत करीब था, तो वहाँ पर कुछ लोग वहाँ इर्द गिर्द जो मौजूद थे उन्होंने वीडियोज़ भी बनाई है, तो बाकायदा इस प्लेन को क्रैश होते भी देखा जा सकता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है इंटरनेशनल सिनेरियो में। आपको पता है कि आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी खबर देखी होगी, अमले के 4 अफराद में से कोई नहीं बचा। ब्लैक बॉक्स की अगर बात की जाए उससे बहुत सारी चीज़ें डायग्नोस करने की ये भी कोशिश की जा रही है। और 68 पैसेंजर्स जो कि सवार थे, 67 अब तक डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि वो नहीं बच सके, जिसमें 5 भारतीय, 4 रूसी और 2 जनूबी कोरियन अफराद भी शामिल थे। इसके अलावा अर्जेंटीना और रूस और बहुत सारे ऐसे ममालिक, ख़ासतौर पर अमेरिका का एक बाशिंदा भी इसमें सवार था। तो मुख्तलिफ ममालिक से अगर हम बात करें तो कोई ना कोई पैसेंजर इसमें ज़रूर सवार था जिसको अब डिक्लेयर किया गया है कि दे आर नॉट मोर विद अस। तो ये एक अफसोसनाक खबर है जिसको प्रोग्राम में शामिल करना ज़रूरी और हमने आपको इस हवाले से अपडेट करना था। इसके साथ साथ आपको पता है कि पिछले 45 साल में इतनी शदीद सर्दी अमेरिका की तमाम स्टेट्स में और उस साइड पर, यूरोप साइड पर नहीं पड़ी, लेकिन अब ये जो सर्दी है बेसिकली ये अपने एक्सट्रीम पर पहुंच रही है। बहुत सारे लोग, हम आपको दिखाते हैं ऑन एंड ऑफ वीडियोस के, बहुत सारे लोग इसको बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये जब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जा रही है तो ये तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर रही है। कैलिफोर्निया से हमने आपको खबर देनी है जहाँ पर बेसिकली अब ये जो है अब तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर रहा है ये सर्दी का मौसम। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बारिशें और बहुत सारी सैलाब की सी सूरत हाल जो है वहाँ पर हो गई है। रियासत में फ़िलहाल जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाइट हाउस से ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि फ़ौरी तौर पर पूरे जो ये ख़ित्ता है, ये जो पूरा एरिया है, इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए और वो जहाँ मौजूद लोग जो हैं, जहाँ पर जिन्हें ज़्यादा ख़तरात लाक है कि तूफ़ान ज़्यादा वहाँ का रुख कर सकता है, वहाँ पर ज़्यादा तबाही पहुँचा सकता है, तबाही मचा सकता है। वाइट हाउस से ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि लोगों को वहाँ से निकाल कर सेफ़ प्लेसेस जो हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। प्लस इसके अलावा कुछ फ़ंड्स भी फ़ौरी तौर पर रख दिए गए हैं। मैंने जब ये खबर सुनी
तो यकीनन ऑब्वियसली हम रिकॉल करते हैं अपने उस टाइम पीरियड को जब पाकिस्तान में तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब आया था, और उस सैलाब को हमने हर तरीके से कैटर करने की कोशिश की थी। हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था, वो आप हो, मैं हूँ, या हमारे मुखैर हजरात हों, हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हों, NGOs हों, उन्होंने बड़े अच्छे से काम किया था। सो बेसिकली मैंने रिकॉल किया कि फ़ंड्स हमने बहुत इकट्ठे किए हैं, लेकिन वाइट हाउस से ये जो है इंस्ट्रक्शंस फौरी तौर पर जारी हुई कि इन तमाम लोगों की मदद के लिए फ़ंड्स जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, इन्हें उससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद किया जाए और सेफ़ प्लेसेस पर पहुंचाया जाए। एमरजेंसी जो नाफिज़ की है उसमें एक अमला जो है वो हर वक्त मुख्तलिफ सड़कों पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद है जो कि इनकी मदद के लिए हम वक्त तैयार है। तो ये जो तूफ़ान है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप जानते हैं कुदरती आफत जब होती है और जहाँ भी होती है फिर उसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो भी सूरत हाल जो है क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त वो शदीद सर्दी हो, सैलाब की सी सूरत हाल हो, या क्लाइमेट चेंज के आफ्टर इफेक्ट बिफोर इफेक्ट्स हों, उससे पूरी दुनिया इक्वली मुतासिर हो रही है। तो ये खबर थी आज की। अब चलते हैं अपनी डेली डोज की तरफ। आज मंडे डेली डोज में सबसे पहले हम आपको ये अपडेट करेंगे कि ये ख़बरें जो है इकट्ठी करने वाली हमारी टीम कोशिश ये करती है कि गुड मॉर्निंग पब्लिक का स्टार्टिंग का ये सेगमेंट जो है वो लाइटर नोट पे किया जाए, ताकि आपको थोड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग खबरें पूरी दुनिया से दी जाए। पहली खबर हम आपको इसराइल से देंगे, जहाँ पर 7.5 इंटरेस्टिंग भी है और अजीबो-गरीब भी है। 7,500 साल पुराना शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं वो मिले हैं, लेकिन फौरी तौर पर आप हैरान हो रहे होंगे कि 7,000 साल पुराना अंडा वो साबित फॉर्म में कैसे हो सकता है, लाइक वो एज इट इज़ जिसको हम देखते हैं क्योंकि हम नॉर्मली शुतुरमुर्ग के अंडे जो हैं बहुत बड़े होते हैं, तो हम ये एज्यूम कर रहे होंगे कि फौरी तौर पर कि ऐसे के ऐसे ही वो अंडे हमें मिले। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। खबर दरअसल ये है कि अंडे के छिलके जो है उसकी बाकियात वहाँ पर इर्द गिर्द इस खत्ते में मिली हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब तक जो रिसर्च की है जिस तहकीक के मुताबिक वहाँ के खत्ते के जो खाना बदोश लोग हैं वो बेसिकली इसको इस्तेमाल करते थे खाने के लिए भी, और मुख्तलिफ डेकोरेशन के जो पीसेस बनाए जाते हैं घर में रखने के लिए, तो सजावट के लिए मुख्तलिफ अशिया जो बनाई जाती थी उसको भी ये लोग इस्तेमाल करते थे, उसके लिए भी शुतुरमुर्ग के अंडे इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली ये छिलके जो मिले हैं अब उसको तो बाक़ियात भी कहा जा रहा है, आसारे कदीमा का एक कीमती असासा भी कहा जा रहा है। तो लोगों ने तो उसको सेव करके फौरी तौर पर रख लिया, और मज़ीद चीज़ें जो है वो इस हवाले से करने की कोशिश की जा रही है कि और इससे डायग्नोस किया जाए कि वो लोग क्या क्या करते थे। तो बेसिकली ये ख़बर जो है ये वहाँ पर मौजूद जो खाना बदोश लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो इसको बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल करते थे। मतलब एक तो टॉयज़ बहुत बनाने के शौकीन थे, टॉयज़ बनाए जाते थे, प्लस जो ख़वातीन हैं उनकी ज्वेलरी, जब आपको भी पता है आजकल सीपियाँ ख़ास तौर पर ख़वातीन बड़ी पसंद करती हैं कि उसकी ज्वेलरी हो, इयरिंग्स हो, नेकलेस हो, तो उसको भी बहुत पसंद किया जाता है। तो बेसिकली वहाँ जो खाना बदोश लोग थे एट दैट टाइम वो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते थे। मतलब ज्वेलरी भी बनती थी, घर की सजावटी अशिया भी बनती थी, और प्लस जो मैंने सबसे पहले कोट किया था कि बेसिकली ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। तो वहाँ पर अब ये मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे, उसकी सजावट के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट की गई हैं वहाँ पर। तो ये अब उसको मज़ीद सेव करना चाह रहे हैं, लेकिन अब जो सेव करना चाह रहे हैं वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये 7,000 साल पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, तो इसको हमें सेव करना चाहिए। कितनी इंटरेस्टिंग खबर है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आपको बहादुरी की ऐसी एग्जाम्पल देते हैं इस वीडियो के थ्रू के जो आपने भी देखा होगा, तो आपने मुख्तलिफ कमेंट सेक्शन में मुख्तलिफ कैप्शंस दिए होंगे इस वीडियो को। यू कैन कैप्शन दैट एज वेल। अभी आप कैप्शन इट कि आप ये जो देख रहे हैं पूरी वीडियो, खातून की शेर को ये अनोखे तरीके से, जैसे कोई बच्चा नहीं होता वो रो रहा होता है कि मैंने ट्यूशन नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जाना, उसको उस तरह से उठाकर चलने की वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हुई है, हमने फौरी वहाँ से उठाई, हमने सोचा आपको दिखाते हैं। बेसिकली वो उस वक्त अपने आप को, आप देखिए शेर का बच्चा है लेकिन वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। शेर का बच्चा है और वो ये कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे बहन छोड़ दो, आपने मुझे कैसे। अच्छा, कैप्शंस जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आप अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे कहीं देखें तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसको ज़रूर पढ़िएगा। कमेंट सेक्शन जो है उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये शेर का बच्चा है, ये आपका बच्चा नहीं है। और किसी ने ये कैप्शन दिया है
कि देखिए कोई मुश्किल में है, और जो मुश्किल में है वो खातून नहीं है, वो शेर का बच्चा है जो बेसिकली उसकी गोद में है इस वक्त। अब पता नहीं ये पेट है, मुझे लगता है कि पेट ही होगा, क्योंकि अगर पेट ना हो तो किसी जंगली जानवर को इतने जंगली अंदाज में आप पकड़ कर कहीं नहीं ले जा सकते। सो बेसिकली ये सारा सिनेरियो है कि खातून की बहादुरी की तो वैसे दाद देनी पड़ेगी। या तो ये एनिमल स्पेशलिस्ट है या वाइल्ड लाइफ को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन ये जो बच्चे की तरह पकड़ने वाले शेर की वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं इसके, जिन्होंने लोगों ने इनको देखा है और बड़ा अप्रिशिएट किया इस खातून को। सो मेरे ख्याल से ये तो शौकीन है वाइल्ड लाइफ की, इसीलिए इतनी बहादुरी से शेर के बच्चे को पकड़कर पता नहीं कहाँ लेके जा रही हैं। तो अगली खबर पर चलते हैं जी। अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर हमारे पास है कराची से। अब ये खबर सोचा और मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे इस खबर को ह्यूमर अंदाज में भी आप तक पहुंचाना चाहिए, प्लस मुझे ये भी बताना चाहिए कि वो चोर इस नहज तक कैसे पहुंचा। कराची में अनोखी वारदात हुई है चोरी की, जिसमें चोर बच्चों के डायपर्स उठाकर चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अब मैं ये सोच रही थी कि आप इस चीज़ को देखें कि मुल्क में किस कदर गुर्बत है। मेरे ख्याल से वो चोर जो है, मैं बिल्कुल कतई तौर पर उस चोर की तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन उस चोर के डायपर्स उठाने की वजह ये है कि घर में ऑब्वियसली डायपर की ज़रूरत होगी, और जब डायपर की ज़रूरत होगी और पैसे नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो फिर क्राइम रेट हमेशा उन ममालिक में, उन शहरों में ज़्यादा होता है जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो उसको पूरे मेडिकल स्टोर से या पूरे स्टोर से, डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई और चीज़ अट्रैक्ट नहीं की, क्योंकि घर में शायद इस चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन ये अनोखी वारदात है। दरअसल ये जो आदमी है शॉपकीपर के पास गया ख़रीदार बन के कि भी मुझे कुछ ख़रीदना है। जैसे ही जो शॉपकीपर है उस दूसरे ग्राहक की तरफ अट्रैक्ट हुआ, या उसने उसकी बात सुननी चाहिए या उसकी तरफ मतवज्जो हुआ, फ़ौरी तौर पर इन चोर जनाब ने डायपर्स का पूरा एक बोरी उठाई, बल्कि 2 बोरियां उठाई, और उठाकर फ़ौरी तौर पर वहाँ से फ़रार हो गए। FIR दर्ज कर ली गई है और डायपर चोरी की FIR दर्ज कर ली गई है, और इस पर अब जो है मज़ीद कार्रवाई की जा रही है और चोर को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ CCTV फुटेजेस भी मौसूल हुई हैं। लेकिन दोबारा से इस खबर को ख़त्म करने से पहले मैं यही कोट करना चाहूँगी कि क्राइम सीन उन ममालिक में और उन शहरों में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर ज़रूरत पैसों की भी ज़्यादा होती है और लोगों के पास कमाने के वसाइल कम होते हैं। तो अगर चोरी में डायपर आपका इंतखाब है तो इसका मतलब है कि घर पर इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये हमारे हुक्मरानों के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज हमने वैसे अब्दुल रऊफ साहब या फिर हरमीत पाजी होते तो वो इस रिकॉर्ड को ज़रूर सेकंड करते, क्योंकि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर आपसे शेयर करते हैं। सर के बल खड़े होने वाले इस मोहम्मद तरीन शख्स की उम्र में आपको बताऊँ 82 ईयर्स, 82 साल के ये बाबा जी हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। अब क्यों किया गया है, ये लाइव एग्जांपल आपके सामने है। आप देखिए सर के बल खड़े होने का ये रिकॉर्ड जो है वो तो हर कोई बनाता है, और बहुत सारे एथलीट्स जो हैं ख़ासतौर पर जो जिम ट्रेनर्स हैं वो इसका बनाते हैं ज़्यादातर रिकॉर्ड। लेकिन इनका रिकॉर्ड दरअसल मोहम्मद तरीन शख्स होने का, यानी बुज़ुर्ग होने वाले ये पहले है वहाँ पर शख्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है कि सर के बल खड़े हुए हैं। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने आप को इतना ही हेल्दी रखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करूँ, और हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करने के लिए ये अपने आप को फ़िट रखते हैं। और फिट ये कोलंबिया से बेसिकली इनका ताल्लुक है, और वो कह रहे हैं कि ये मैं नहीं करता और ये हमारे रिवायत है। बेसिकली वहाँ पर मुख्तलिफ़ रिवायत होती हैं मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की। सर के बल चलने की रिवायत जो है वो 20 साल पुरानी है, और इस रिवायत को जो है वो मैंने कंटिन्यू किया है। मेरे घर के जो भी बड़े हैं वो इस चीज़ की प्रैक्टिस रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। हालांकि दे आर नॉट जिम गोइंग और दे आर नॉट लाइक एथलीट्स एंड दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो कि वर्कआउट में आती हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं करते। लेकिन सर के बल चलना उनके ख़ानदान की एक रिवायत है जो कि छोटे बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई करता है, और 20 साल से वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इट सीम्स टू बी लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप अगर इसको पता नहीं आप लोगों ने घर में ट्राई किया या नहीं किया, लेकिन जो जिम ट्रेनर्स है वो इसको ज़रूर ट्राई करते हैं। आपकी पूरी बॉडी की ब्लड फ्लोशन जो होती है वो आपके सर की तरफ आ जाती है। तो इट्स नॉट एज ईजी, इट सीम्स टू बी लाइक ईजी बट इट्स नॉट एज ईजी एज पाई। बट स्टिल क्या अभी बाबा जी की उम्र है और क्या ही बाबा जी के स्टैमिना है।
सो इट्स ऑल अबाउट हेल्थ। तो अपनी उम्र का इस उम्र में ख्याल रखें, वरना उस उम्र में जब आप पहुंचेंगे तो फिर उस उम्र में जाकर इस उम्र जैसे काम आप नहीं कर सकते। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो से जो आपसे शेयर करनी थी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये खबर जो है ये आपको बताएगी कि आपने नूडल्स कैसे खाने हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो यू गाइस कि आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, लेकिन मुझे नूडल्स मैसी तरीके से खाना ही अच्छा लगता है। मतलब वो मेस्ड अप करते ही आपको, तो आपको मेस्ड अप होना चाहिए। लेकिन ये जनाब है नूडल्स के दीवाने हैं, नूडल्स बहुत खाते हैं, तो अनोखा तरीका उन्होंने ढूंढ लिया नूडल्स अच्छे तरीके से खाने का कि उनका मुंह भी गंदा ना हो और वो इसको मज़े लेके खा भी सकें। एक हाथ में जनाब की कैंची है और एक हाथ में जनाब के स्पून है, वो नूडल खा रहे हैं और नीचे से कैंची से उसको काट रहे हैं। तो ये उन्होंने, वैसे मैंने ये पहले भी एक वीडियो देखी हुई थी सोशल मीडिया पे। सो ये बेसिकली उनका तरीका है नूडल्स खाने का, जिसमें वो चाहते हैं कि मेरा टेस्ट भी मिस ना हो और नूडल्स बच्चों को खाता हुआ देखे। कहा जाता है कि बच्चों को अगर आप बहुत उदास हैं और आप बहुत मूड ख़राब है आपका, तो बच्चों को आप कुछ खाता हुआ या ख़ासतौर पर आइसक्रीम खाता हुआ देख लें तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। एट द सेम प्लेस बच्चे जब नूडल्स खाते हैं तो आप उनको इन्जॉय करता देखेंगे और जिस तरीके से वो खा रहे होते हैं, यू विल बी हैप्पी वाइल सीइंग देम कि वो कितने ज़बरदस्त तरीके से खा रहे हैं। लेकिन ये बाबा जी हैं और बुज़ुर्ग हैं, और बुज़ुर्ग भी इट सीम्स टू बी लाइक कि वो भी बच्चे ही होते हैं। तो उन्होंने क्या अनोखा तरीका ढूंढा है, उसकी वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाल दी और तमाम नूडल्स के शौकीन अफराद को ये कहा कि अगर आप भी नूडल्स खाना चाहते हैं, यू डोंट वांट अ मेस, कि आप नूडल्स खाते वक्त मेस्ड अप हो आपका फेस या आपका टेबल या आप खुद या आपके कपड़े, तो फिर फौरी तौर पर ये तरीका अपना, एक हाथ में रखिए सीज़र और एक हाथ में रखिए अपना स्पून। और वैसे नूडल्स आजकल तो ख़ास तौर पर अगर हम देखें, बच्चों का फेवरेट फूड है ये। मतलब अगर आप बच्चों की बात करें तो ऑब्वियसली फास्ट फूड तो उनका बहुत फेवरेट है, लेकिन नूडल्स जो है बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और वालिदैन के लिए भी इंस्टेंट फूड है। और अगर बड़ों की बात करें तो फौरी तौर पर जब आपको भूख लगती है और कुछ समझ नहीं आता, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन जो आपको फौरी तौर पर इंस्टेंट 5 से 10 मिनट में बन जाता है। तो इसीलिए लोग जो है वो इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। फिर टॉकिंग अबाउट ब्रांड, तो ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इन भी हो गया कि आजकल तो ये और भी ज़्यादा ईजी हो गया। इंस्टेंट फूड और इंस्टेंट नूडल्स का एक तरह से बॉक्स मिलता है जिसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और ख़ासतौर पर ट्रैवलर्स जो हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं इसको। सो वी आर डन विद द डेली डोज। होपफुली कि आपको पता लग गया होगा कि नूडल्स कैसे खानी है। पॉलिटिकल सिनेरियोज में बहुत सीरियस गुफ्तगू है, बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत सारी बातें हमने आपसे करनी है। सीनियर एनालिस्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के, जो कि कराची में हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अब तक 40 यूसीज़ के रिजल्ट आ चुके हैं। 23 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशस्तें जो हैं वो अभी तक बरकरार हैं। 11 नशस्तें पीटीआई ने ली हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी भी काफ़ी एक्टिव रही हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैंपेन उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन इन रिजल्ट्स को आमिर खाकवानी साहब कैसे देखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे देखते हैं आप इन रिजल्ट्स को? पीटीआई की जानिब से तो शाम 5 बजे ही एक ट्वीट इस्माइल साहब ने की थी। उन्होंने कहा फौरी तौर पर कि हमने तो मेयर के नाम भी नॉमिनेट कर लिए हैं और नाम जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं और अब अनाउंस कर देंगे इमरान खान जल्दी। लेकिन अब जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक 11 नशस्तें पीटीआई के पास है। कुछ लोग काफ़ी मायूस भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर दोबारा से क्लीन वॉश कर रही है। तो आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इन रिजल्ट्स को? देखिए अभी तक तो बहुत थोड़े रिजल्ट आए हैं और मैं खुद इस पे बड़ी हैरत है कि कल शाम 5 बजे की पोलिंग खत्म हुई है और आप देखें ना अब 10:30 हो चुकी है। मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। इतना लेट बल्दियाती इलेक्शन कभी भी, मेरी तो पहली बार अपनी जब से 20-25-30 साल से हम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं जर्नलिज्म में, पहली बार ऐसा हुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन में इतनी ज्यादा ताखीर हो। आमतौर पे रात 11, 12, 1, 2 बजे तक रिजल्ट आ ही जाते हैं और ये होता है कि 2-4 से कभी मतलब 2-4 यूनियन कौंसिल में चलो थोड़ा लेट हो जाता है कि तराजा हो गया कि मसला हो गया। अब 246 में से अभी तक आधे भी नहीं आए। तो ये अभी तक वैसे जो रिजल्ट आए हैं इसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीड है, लेकिन वहां से जो कराची के जो लोकल जर्नलिस्ट वगैरह बता रहे हैं उनके ख्याल में जमात इस्लामी की नशिस्तें ज्यादा हैं। कल हाफिज नईम साहब ने रात को उन्होंने एक न्यूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 से ज्यादा हम यूसी जीत चुके हैं और 3 अजला में उन्होंने दावा किया था, कोरंगी में, कराची ईस्ट में और सेंट्रल में, बस्ती में, कि वहां पे हमने 3 अजला में जीत ले लिए। तो मेरा ख्याल है इस वक्त वैसे भी मुकाबला तो 3 पार्टियों में ही वहां पे प्रॉपर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में और जमात इस्लामी में। तो इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने वहां पे गेन किए। असल में कुछ अजला है जहां पे खासकर मलीर में और लियारी में तो पीपल्स पार्टी की
पहले ही गिरफ्त मजबूत थी। फिर कराची में कुछ नए जिला बने, मनोड़ा कमाड़ी वगैरह का जो इलाका बना के वो डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, उसमें भी उनको काफी अच्छा मिला। लियारी में तो खासतौर पे जो खबरें आई, आमिर साहब ये कहिएगा कि जमात इस्लामी की कंपैरेटिवली जो है वो बड़ी अच्छी कैंपेन रही है, उन्होंने सोशल मीडिया को जिस तरह से ड्राइव किया है इन दीज डेज, उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। इस वक्त अगर जमात इस्लामी को देखा जाए या JUIF को देखा जाए, TLP को देखा जाए, उनके पास भी एक एक निश्चित भी है। तो जो रिजल्ट्स ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं उसमें आप कितना अहम किरदार है इस कैंपेन का? क्या लोग इस तरह से कैंपेन अच्छी नहीं कर सके? बिकॉज बार बार जो ये इलेक्शन है वो डिले हो रहे थे। अभी भी हमें, जब हमने लास्ट शो किया वीक का, तो हमें लग रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए टर्न आउट जो कम पड़ा है ना, उसमें एक फैक्टर इसी गैर यकीनी सूरत हाल का रहा है, और अब रात तक भी को पता नहीं था इलेक्शन होना या नहीं होना। हाँ, थोड़ा सा एक सर्दी भी कराची में बहुत ज्यादा, मैं खैर पूरे साल की सबसे सर्द रात वो थी जो जिस रात इलेक्शन हुआ है उससे पहले वाले, और दिन भी ठंड थी ये कुछ, और संडे का दिन भी लोग लेट निकलते टर्न आउट का, और कुछ फैक्टर बाइकाट का भी हुआ होगा। तो वो जमात इस्लामी की कामयाबी में सोशल मीडिया कैंपेन का भी हिस्सा है, और उनके जो कैंडिडेट हाफिज नईम साहब हैं उनका भी किरदार है। हाफिज नईम आप देखें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रोल है पिछले साल 2 सालों में खास तौर पर देखा हमने। और आप देखिए कहीं पे भी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी कैंडिडेट वादे नहीं है मेयर का, और तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसका पता है कि अगर जीतेंगे तो हाफिज नईम मेयर होंगे। तो मेरा ख्याल है हाफिज नईम रहमान साहब का जो शख्सी उनका कशिश है, और उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग उन्होंने पोजीशन लिए हैं कराची के इशूज के हवाले से, उसने भी कुछ ना कुछ किरदार अदा किया। कुछ लोगों को मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी कि वैसे वो जमात इस्लामी के वोटर नहीं है, लेकिन वो बल्दियात के इंतखाबात में, इन बल्दियाती इंतखाबात में, और खासतौर पर हाफिज नईम साहब की वजह से उन्होंने इनको सपोर्ट किया। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है ना अभी तक, रिजल्ट बहुत डिले हो गया, लेकिन जो वहां से खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि एक जमात शायद पोजीशन में नहीं है, मतलब 124 शायद चाहिए किसी को मेयर के लिए, सिंपल मेजॉरिटी के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली किसी दो को आपस में मिलना पड़ेगा। वो दो आपस में कौन सी मिलते हैं? जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ आपस में मिलेगी, या जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलेगी, ये आपस में इनमें दो मखलूत यानी बनेगा सेटअप, जाके फिर मेयर बनेगा। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, लेकिन अभी सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि मुश्तरका होने के बाद जो है वो रिजल्ट्स क्या निकलते हैं और कौन सी दो पार्टीज जो है वो अपना अलायंस जो है वो अनाउंस करती हैं। सर ये कहिएगा कि लास्ट मोमेंट पे MQM का बायकॉट जो है, जो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे थे, इसकी जो लिवरेज है वो किसको मिली है ज्यादा, किसको फायदा हुआ है? देखिए MQM के बाइकाट पे तो ज़ाहिर है उनको तो कोई नुकसान ही हुआ ना। MQM के बाइकाट एक तो बहुत लेट हुआ, एक उनका मर्जर भी बहुत लेट हुआ, बिल्कुल एक दिन पहले जाके तो ये सब लोग इकट्ठे हो, मुस्तफा कमाल उससे लोग रहा। तो कराची में MQM की पोजीशन खासी कमजोर हुई है। आपने देखा ना जो दिल्ली इंतखाब हुए थे उसमें हमने देखा था इमरान खान के मुकाबले में इनकी कैंडिडेट को तो बहुत बड़े मार्जिन से ही हारे थे। तो कराची में MQM को एक रिवाइवल करने की जरूरत है, रिवाइव करने की जरूरत है। अब उन्होंने जो मर्जर अपना कर लिया है, अगर वो एक्टिविटीज पूरी करते हैं दोबारा से एक नए अंदाज में इकट्ठे, लोगों को भी नजर आना चाहिए कि ये मुत्तहिद हुए हैं, दिल जान से मुत्तहिद हुए हैं। देखिए MQM के बारे में ये इनके इख्तलाफात और आपस में जो हर एक जो पर्सनैलिटी क्लैशेज हैं वो बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से उनका कोई सिक्का नहीं जम पा रहा, यानी इम्पैक्ट उनका बन नहीं रहा। तो अब अगर ये इकट्ठे हुए हैं तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं, असल में तो अगले इलेक्शन के लिए ही सारी तैयारी हो रही है कि जो सिंध में इलेक्शन होगा सिंध असम्बली का, और वहां से कौमी असम्बली की सीटें कराची में आपको पता है बहुत ज्यादा सीटें हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर इनको इकट्ठा होकर अगर ये भरपूर एक्टिविटी करते हैं, बल्दियाती इलेक्शन उनके हाथ से निकल चुका है, ये तो वो बस मिस कर गए हैं। तो लोगों का वैसे वहां तासुर, कराची में जो जर्नलिस्टों को भी तासुर ये है कि MQM के बाइकाट की वजह ये थी कि उनको लग रहा था कि हमारा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं, हम मेजॉरिटी नहीं ले सकेंगे। अभी बाइकाट करने में तो उनको तो यह है ना आसानी की, हमने इलेक्शन में बाइकाट किया ही नहीं, और टर्न आउट कम है तो वो टर्न आउट अपना क्रेडिट लेंगे। लेकिन इस टर्न आउट की कम होने के पीछे MQM इल्ताफ के बाइकाट का भी कुछ ना कोई कुछ ना कोई रोल होगा। तो मेरा ख्याल है कि MQM को एक भरपूर अंदाज में ग्रास रूट लेवल पे दोबारा अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और सियासी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। कराची में भी, हैदराबाद में भी, कल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात ही हुई है, हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की बड़ी मेजॉरिटी ली है, और ये पहली बार ऐसा होगा कि हैदराबाद शहर में भी खासतौर निश्चित लिए पीपल्स पार्टी ने अपने बड़ा गेन किया है। और हैदराबाद का मेयर अगर वो आता है तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था। कराची और हैदराबाद दोनों ही MQM की एक स्ट्रांग होल्ड रहा है, यानी शहरी दोनों सबसे बड़े शहर है। तो हैदराबाद में भारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, और एक लंबे अरसे बाद हैदराबाद के मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। वहां पे तहरीक इंसाफ बिल्कुल उस खला को पूर्ण नहीं कर सकी, और MQM के
ना होने का फायदा सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। और सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी तक 23 नशिस्तें जो है वो तो चले सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 11 नशिस्तों के साथ है, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश जो है वो भी नजर आ रही है, जो कि अलाइन की सूरत में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। सर अगर पंजाब की खासतौर पर बात की जाए, बल्दियाती इलेक्शन ही इस वक्त हाईलाइट्स हैं, लेकिन असम्बलियाँ तहलील होने के बाद अगर आप पहले का सिनेरियो देखें तो 2 माह पहले इमरान खान साहब ने वफाकी हुकूमत तोड़ने के बाद लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया और उसके बाद कहा कि मैं ये हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब अपनी हुकूमत ख़त्म करने पे कहा जा रहा है कि वो इसको अपनी विक्ट्री कंसीडर कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये उनकी कामयाबी है या नून लीग की इस वक्त? कामयाबी तो इस सेंस में तो है, और बल्कि बड़ी कामयाबी है कि पीडीएम ने पूरी कोशिश की कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व ना हो। और आप देखें ना, हर मुमकिन उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया, गवर्नर से इत्मीनान का वोट का भी कहा, और एक दिन पहले तक जब उन्होंने इत्मीनान का वोट लिया, रात 12-1 बजे लिया जब सऊदी परवेज़ अली साहब ने, उससे 1 घंटा 2 घंटे पहले तक भी पीडीएम के सारे लोग, खासकर उनके अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह और हाफिज और अता तारड़ वगैरह लोग वगैरह, मलिक अहमद खान वगैरह, सब ये दावा कर रहे थे, बड़े स्ट्रांगली कह रहे थे कि इत्मीनान का वोट नहीं ले सकेगी। जो परवेज़ अली ने इत्मीनान का वोट लिया, उसके बाद एक तजियाकारों का एक हल्का ये कहता था कि चौधरी साहब असेंबली नहीं तोड़ेंगे, वो भी गैर उन्हें तहलील होगी। तो तहलील कराना, देखिए इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन, और उनको लगता है कि अगर 2 सूबाई असेंबली में इलेक्शन हो तो उससे उनको फायदा होगा। पीडीएम को लगता था कि अगर अभी इलेक्शन हुआ तो उनको नुकसान होगा। इमरान खान इलेक्शन की तरफ अगर चीजें लेके जा रहे हैं, खासकर 2 सूबों में, और आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट सूबे हैं, खासकर पंजाब और केपी, तो इन 2 सूबों में अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में भी इमरान खान के रिजल्ट उनके मर्जी के मुताबिक आते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बेसिकली इमरान खान को कामयाबी हासिल हुई है, और पीडीएम ने अपनी तमाम कोशिशें की कि असेंबलियां डिसॉल्व ना हो और मामला इलेक्शन की तरफ ना जाए। इस हवाले से तो उनकी सियासी नाकामी हुई है। अब अगला मरहला जो ये होगा कि अगर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है, जल्दी इलेक्शन कमीशन करेगा, पहले वज़ीर-ए-आला बनेंगे तो फिर शेड्यूल आएगा, तो उसमें ये देखना ये है कि मरियम वो अगला सिनेरियो होगा। ठीक है आमिर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर, आपने बड़ा काइंड रिव्यू दिया, और बिल्कुल बात ठीक है कि अगर नून लीग की मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट को देखा जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। ऑल्दो हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show, और we are living in 21st century, the era of technology, and we have everything on a single click. लेकिन ये क्लिक जो है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ बहुत स्मार्टली करें। अब कोविड-19 को एक ट्रेजेडी तो हम कहते हैं, लेकिन एक ऐसी अच्छी ट्रेजेडी भी है जिसके बाद वी फाइनली स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान। स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, आजकल जो बिजनेस नहीं भी थे सोशल मीडिया पे, दे आर ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो कितनी ज़्यादा इन हो गई है, हर किसी के लिए इनके अलावा ज़रूरी हो गई है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, कितने कम वक्त में आप अपने बिजनेस को कितना ग्रोथ लेवल पर लेके जा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पर्सनालिटीज़ के लिए भी ज़रूरी है, ब्रांड्स के लिए भी ज़रूरी है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ राय मोहम्मद असलान मौजूद है, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। आपका आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। असलान, कहिएगा कि मैंने इसको कोट करने की, कंसाइज करने की कोशिश की। आजकल हमारे पास 3-4 लोग हैं, ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, जो कि किसी भी ब्रांड, वो बड़ा हो या छोटा हो, उसके आउटलेट पे जाते हैं, ब्रांड को प्रमोट करते हैं, और उनके फॉलोअर्स में चाहे 2 लाख है 3 लाख है, वो जो इतने लोग देखते हैं, कम से कम 10,000 अप्रोच तो करते ही होंगे। ये जो हमने बहुत चीपेस्ट भी कर दिया है, आसान भी कर दिया है, इससे बिजनेस को कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, मार्केटिंग में होता ये है कि आपके वो जो कन्वेंशनल 4 Ps हुआ करते थे, कि उसमें ये होता था कि आपने अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करना है और प्रमोट करना है और उसकी मार्केटिंग करनी है। सो उसी मिक्स को लेके चलते हुए हर दौर के साथ चीज़ें तब्दील होती रहीं। आज के दौर में ये कि अगेन वही बात हो जाती है कि आप क्या वहाँ मौजूद हैं जहाँ आपका ग्राहक ऑलरेडी मौजूद है। तो सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस जो कि जब बना था तो वही बना था कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन को एक मीडियम के थ्रू, डिजिटल मीडियम के थ्रू एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, और अब वो एक बाजार किसी कैफियत इख्तियार कर गया। स्पेशली विद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 5G टेक्नोलॉजी और मेटावर्स की जहाँ बात हो रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान उस हवाले से थोड़ा पीछे है, लेकिन हम स्लोली उस तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ें 2011 में यूरोप में और वेस्ट में हो रही थी ई कॉमर्स के हवाले से, हमारे यहाँ वो चीज़ें अब हो रही हैं। ई कॉमर्स की अगर हम बात कर लें तो $5.9 बिलियन के आसपास की हमारी जो थी 2021 में हम ई कॉमर्स के थ्रू हम जो ट्रेड हुई थी, और ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि 57.6 US के आसपास प्रोजेक्टेड थी लास्ट ईयर की। सो ये जो इतना ग्रोथ हमें नज़र आता है वो इस वजह से, एक तो उसमें कोविड-19 ने एक अहम किरदार अदा किया, प्लस वो था कि एक आसानी पैदा हो गई
कि मैं चलते फिरते शॉपिंग कर सकता हूँ, Yes. मैं चलते फिरते दीगर काम कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन फैसिलिटीज़ ले सकता हूँ। अब देखें कि मेडिकल अपॉइंटमेंट लेना एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। अब आपको कोविड-19 के टाइम पे ये भी समझ में आ गया, हमने सीख लिया कि जूम के थ्रू भी मैं डॉक्टर से मशवरा कर Yes. सकता हूँ। सो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं। यही चीज़ फिर ब्रांड्स ने भी सीखी है। ब्रांड्स अब अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट करते जा रहे हैं। अर्ली 2000s में एक फिनोमेना था, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ा था, जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की थी वो ये थी कि मुझे वही चीज़ ऑनलाइन सस्ती मिल रही है, जबकि मैं शॉप से खरीद रहा हूँ तो वो कम महंगी मिल रही है। तो उसकी वजह ये बनती थी कि व्हेन यू आर इन ए ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल, तो वहाँ पे आपने रेंट पे करना है, वो रेंट जो है आपकी प्राइस में ऐड होता है। सो ऑनलाइन में जो हमें ये फ़ायदा आ जाता है कि आपने चूंकि उस तरह से रेंट एक शॉप का पे नहीं करना, आपने अपनी सोशल मीडिया शॉप को उस तरह से उसकी विंडो ड्रेसिंग अच्छे तरीके से करनी है, वो एक एलिमेंट आ जाता है। ये कहेगा, सॉरी मैं आपको बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पर ये ऐड कर लें कि एक तो चलिए खरीदार की हम बात कर रहे हैं, जो बिजनेस करने वाला बंदा है उसके लिए कितना फायदा है। इस वक्त सोशल मीडिया पे 60 to 70% लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। दे डोंट हैव आउटलेट्स, दे डोंट हैव लाइक मच इन्वेस्टमेंट के पहले आप एक दुकान लें, फिर उसका इंटीरियर कराएं, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर डेकोर और उसके बाद बहुत कुछ, फिर जाके एक आउटलेट बनती थी। मैं एक क्लोथिंग ब्रांड की फॉर एग्जाम्पल बात करूँ तो लेट्स सपोज अब आपके घर में मौजूद एक टेलर बना रहा है और आप सिर्फ उसे शोकेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है इससे हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस जो है उसको कितना मतलब चार्म मिला है, कितना ग्रोथ हुई है उनकी, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक देखें टेक्नोलॉजी जो है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर देती है काफ़ी हद तक। इसी तरह से जिस तरह कहा जाता है कि एजुकेशन एक इनेबलर होती है, इसी तरह टेक्नोलॉजी एक इनेबलर होती है। सो एक तरह से दोनों इंटरकनेक्टेड ही हैं। सो टेक्नोलॉजी ने स्मॉल स्केल बिजनेस वालों को भी वही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जो बड़ी हद तक एक बड़े लेवल पे काम करने वालों के पास थी, क्योंकि फील्ड तो वही थी, आपके पास स्पेस तो वही है। लाइक उसने भी वही फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज़ करना है, आपने भी वही यूज़ करना है। अब आपके पास स्पेस वो आ गई। इसी तरह में आपने अगर अपने इर्द गिर्द अपने ब्रांड की लॉयल कम्युनिटी क्रिएट कर ली तो उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म होगा। बिकॉज एक फ़िलॉसफी होती है मार्केटिंग एंड बिजनेस में कि आपके कस्टमर से ज़्यादा बड़ा अच्छा आपका ब्रांड एम्बेसडर और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ही विल ब्रिंग मोर बिजनेस टू यू। सो उसको मीट करने के लिए सोशल मीडिया एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है। एक स्टडी थी बैक इन 2013 के सोशल मीडिया पे देखा गया इश्तिहार और सोशल मीडिया कमेंट्स के थ्रू को पढ़ने के बाद लोग अपने जो हैं परचेजिंग डिसीजन लेते हैं और उस चीज़ में गाहे बगाहे इजाफा होता गया है। अब सोशल मीडिया रिव्यूज़ या सोशल मीडिया पर की गई बात जो एक UGC की हम बात करते हैं, विच इज़ नॉट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि HEC का पुराना नाम है, इट इज़ यूज़र जनरेटेड कंटेंट। सो यूज़र जनरेटेड कंटेंट में जो एक पर्सनल फील आ जाती है जो कि एक इश्तिहार में हमें नज़र नहीं आती, वो एक एलिमेंट है जो कि लोगों को माइल करता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू आके या डिजिटल मीडियम्स के थ्रू आके अपनी बाइंग कर सकें। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, मतलब हम उसको ये ज्यूम करते हैं कि ये रिलेट कर पाते हैं कि हम भी ऐसे कर रहे हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, एक हमने बहुत सारे प्लस पॉइंट तो अनाउंस भी किए और लोगों से बातचीत भी की है, थोड़ी नेगेटिविटी पे भी बात कर लेते हैं। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं कि हम ऑप्टिमिस्ट ना हो, लेकिन पेसिमिस्ट होना भी ज़रूरी हो जाता है बाज़ औक़ात। आप ये देखें कि अब हमारे पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं। अब आपको पता है कि सारे ब्रांड्स पेड प्रमोशन कराते हैं इनसे। ये लोग जाते हैं और ब्रांड को अच्छा मतलब ये एक राग अलापना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे, अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें, हम क्लिनिक्स की बात करें, हम मेडिकल साइड की बात करें, सैलून्स की बात करें, तो आपको तो पेड प्रमोशन दे रहे हैं, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी या अप टू द मार्क नहीं भी है, तो आपका एक ब्लॉगर जाके उसको इस तरह से इंडोर्स करेगा कि दे आर द बेस्ट इन टाउन और समथिंग लाइक। इससे भी आप मैनिपुलेट भी करते हैं आवाम को। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैनिपुलेशन तो है एंड योर सोशल मीडिया लाइफ इज नॉट योर रियल लाइफ। और उसको देख के जो हमें इनसिक्योरिटी होती है, जो हमारे मेंटल हेल्थ के मसले मसाइल होते हैं, वो एक एलिमेंट है। 2019 में इंस्टाग्राम के जो ओनर है उनका कहना यही था कि हम लाइक्स काउंट को छुपा इसीलिए रहे हैं कि उसको देख के, लोगों के लाइक काउंट को देख के लोगों को डिप्रेशन होता है। सो वो एक एलिमेंट था और वो अभी भी मौजूद है। दूसरी बात ये हो जाती है, फिर मैं उस मामले में नहीं आना चाहता था कि इसमें भी कानून साजी होगी, फिर उसमें फिर वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ जाती है, वो एक अलग मसला आ जाता है। लेकिन इन प्लेसेस लाइक UAE, अगर आप सोशल मीडिया पर किसी की पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो आपने इसको डिक्लेयर करना है कि मैं ये मेरी पेड प्रमोशन है। ये एक एलिमेंट है। वहाँ पे आई बिलीव आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता है इस काम के लिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। फिर वही बात आ जाती है ना, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाएगी, उसमें कानून साजी हो जाएगी। जो कानून साजी हो जाएगी तो बहुत वो एक लंबे प्रोसेस में चला जाएगा। सो आई थिंक
ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, विद टाइम ये शायद इवॉल्व कर जाए। अगेन किसी भी और फील्ड की तरह यहाँ पे भी वही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मामला है। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को ठीक करते रहेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। जो नहीं कर सकेंगे वो फिल्टर आउट कर जाएंगे। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जो आज से लेट्स से 10 साल पहले, जब इन्फ्लुएंसर वर्ड भी नहीं होता, इन्फ्लुएंसर थे, आज वो हमें उस तरह से नजर नहीं आते। सो विद टाइम चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं, नए प्लेयर्स मार्केट में आ जाते हैं, पुराने प्लेयर्स जो हैं वो अखाड़े की टर्म होती है, वो खलीफा बन जाते हैं। तो वो इस तरह से चीज़ें चल पड़ती हैं। जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, और आपको पता है हमारे यहाँ पर भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। अगर यूट्यूब किसी ने बनाया तो अब हर बंदा यूट्यूब बनाएगा, कोई ब्लॉगर बन गया तो हर बंदा ब्लॉगर बनेगा। हर किसी की अपनी क्रेडिबिलिटी है। जो बनना चाहते हैं, वांट टू बिकम लाइक ब्लॉगर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक बेसिक रूल्स क्या आप समझते हैं कि आप सजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं या आप में है तो फिर आप इस फील्ड में, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम दिस? देखें, स्टे अवे का मैं तो बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा। अच्छा। आप डेफिनेटली आएँ, डेफिनेटली अपनी स्पेस बनाएं। देखें, एक बिजनेस ब्रांड तो होता ही है, देन देयर इज़ अ पर्सनल ब्रांड एज वेल। और पर्सनल ब्रांड को सिक्योर करने के लिए आपको इस पे प्रेजेंस ज़रूरी है। स्पेशली जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनके लिए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बेशक इस्तेमाल उतना एक्टिवली ना करें, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस रखें। बिकॉज अगर आप नहीं होंगे, सिंस यू आर पब्लिक फिगर, कोई और आपके नाम से होगा। और अब ट्विटर ने तो बहुत आसान कर दिया कि आप $8 पे करके ब्लू टिक वेरीफाइड हो सकते हैं। एंड आई डोंट नो, मैं नाम ले सकता हूँ नहीं, बट सबा कमर इज स्ट्रगलिंग कि उनका अपना अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन कोई और बंदा उनके अकाउंट से वेरीफाई होकर अजीब गरीब ट्वीट किए जा रहा है, एंड सिंस दैट अकाउंट हैज अ ब्लू टिक, सो वो वाला मामला नहीं है। मतलब ये चीजें आसान हो गई, चीजें आसान हो गई, बट ये वो चीज़ है जिसपे ट्विटर भी स्ट्रगल करेगा। उनको भी समझने की जरूरत है कि शायद ये पॉलिसी रिवर्स करनी पड़े। सो ज़रूरी है, जिसने आना है उसके सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो अपने आप को समझे, अपनी नीश को समझे, अपना टैलेंट समझे। लाजमी नहीं है कि मेरे 10 लाख फॉलोअर होंगे तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन 10 लाख में से 5 लोग भी मेरी बात नहीं सुनते या मानते, तो मैं तो इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। अच्छा, हम इसको ऐसे कंसाइज कर लेते हैं कि भाई आपकी एग्जिस्टेंस सोशल मीडिया पे जरूरी है। फायदे अपनी जगह, नुकसान अपनी जगह, लेकिन आपको एग्जिस्टेंस शो करनी चाहिए। मोहम्मद अजलान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत कम कंसाइज करके सारी बातें जो आपको बताने की कोशिश की हैं वो सारी पते की हैं, तो इस पर जरूर काम करने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे उर्दू अदब के लिए काम करने वाले उन दो बहनों की जो बहुत शदीद तौर पर ये चाहती हैं कि तमाम लोग उर्दू अदब, ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं वो इस तरफ राग़िब ज़रूर हों, लेकिन इसके लिए थिएटर का इंतखाब करना। सॉन्ग थिएटर की मैं बात कर रही हूँ। बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर उर्दू अदब के बड़े लिखारी जो है उनको अंडर वन रूफ इकट्ठा किया जाएगा, और कोशिश ये है कि नौजवानों को इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल किया जा सके कि उर्दू अदब से लगाव जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम बात करते हैं। कंवल को फाउंडर है सॉन्ग थिएटर की, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप कंवल? वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी कंवल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बताइएगा कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है सॉन्ग थिएटर का, तो वो तो बहुत अच्छा है कि उर्दू अदब जो है उसको प्रमोट करना है, नौजवानों को उसकी तरफ राग़िब करना है। आपका प्लान क्या है? इसे आपने किस तरह से लॉन्च किया और आगे किस तरह से ड्राइव करना चाहती हैं? एक्चुअली ये मेरी बहन का भी आइडिया था और मेरा भी। वी केम अप विद दिस आइडिया कि हमें थिएटर करने चाहिए, क्योंकि अभी हम जब उर्दू के ड्रामे देखते हैं टीवी पे तो वो वाली क्वालिटी नहीं रही ड्रामों में। तो फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद की जो ऑडियंस है वो यहाँ की जो लोग यहाँ पे लोग ज़्यादातर नहीं देखते हैं थिएटर, और होते भी नहीं हैं थिएटर्स यहाँ पे, बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हमें शुरू करना चाहिए और नए लोगों को, नए यंगस्टर और यूथ को लेके आना चाहिए इस पूरे थिएटर फॉर्म में, कि उनको कोई एक एक्टिविटी मिल जाए ताकि वो गलत काम करने के बजाय एक अच्छे उसमें डायरेक्शन पे जाएं। अच्छा कंवल, तो अब तक किस तरह से इस पे काम कर रही हैं? और आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बड़े मारूफ और बड़े लिखारी जो हैं उनको अंडर वन रूफ इकट्ठा करने का प्लान है आपका, तो इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस करेंगी, शोज़ करेंगी, ट्रेनिंग्स होंगी, ताकि जो यंग बच्चे हैं वो अगर सीखना चाहते हैं उर्दू अदब को, या अगर शायरी की हम ख़ास तौर पर बात करें तो किस प्लान को साथ लेकर चल रही हैं, और अब तक क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप करा चुकी हैं?
हम लोग ऐसा कोई एक्टिविटी अभी नहीं करवा रहे हैं, अभी हम लॉन्च करेंगे वो वेरी सून, क्योंकि अभी ये है कि अभी हम काम कर रहे हैं ज़्यादातर थिएटर पे। ओके कि हम अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, जो भी हम प्ले लेके आते हैं उसको हम स्टेज करें, ठीक है। इस तरह से होगा ये कि लोग जब देखने आते हैं तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि लोग शुरू में तो हम लोगों को यानी अगर टिकट्स हम रखते थे 1000 का या 500 का, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें फ्री में देने पड़े अपने टिकट्स, क्योंकि लोग आना ही नहीं चाहते, पैसे ही नहीं खर्च करना चाहते। तो हम पहले उनको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ये देखो, ये कोई वल्गर या कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा है, कोई मींस के जुगतबाजी वाले जो ड्रामे थिएटर होता है, ये वो नहीं है। इट्स अ सीरियस थिएटर। तो इसमें अगर वो देखने जब आते हैं ना, तो वो फिर इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है। फिर वो हम लोगों मतलब हमारे पास फिर मैसेजेस आने लगते हैं कि कौन सिखा रहा है, कौन क्लासेस ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन लिखता है। तो जब हमारे पास लोग इकट्ठा होने शुरू होते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमें कुछ और एक्टिविटी इसके अंदर शुरू करनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी सोचे हुए है, अभी स्ट्रीमलाइन में है कि अभी हमें डांस क्लासेस रखनी चाहिए, एक्टिंग की रखनी चाहिए, और डिक्शन लिखने के लिए क्लासेस रखनी अच्छा चाहिए। कवल, ये तो आपका फ्यूचर प्लान है जिसको आप जो है वो कोशिश कर रही हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। दैट इज़ रियली गुड, आई अप्रिशिएट, क्योंकि ये काम करने वक्त की ज़रूरत भी है। हमने अपने शो में काफ़ी दफ़ा इस चीज़ पर बात की है कि अब हमें अपने सिनेमास को और थिएटर को दोबारा से रिवाइवल की तरफ लेके आना है, बशर्ते कि वो चीप एंटरटेनमेंट हो। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारी मूवीज़ लॉन्च हुई हैं, लेकिन अगर आप सिनेमास की फ़ी की बात करें, टिकट की फ़ी की बात करें, वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि लोग प्रेफर नहीं करते। आपको चीपेस्ट टिकट रखनी चाहिए ताकि तमाम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए और इसको एंटरटेन हो या एंजॉय करें। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सीरीज़ शुरू की है आपने मंटू के ड्रामे की, और वो सीरीज़ जो है उसका फीडबैक आपको क्या मिल रहा है और वो किस तरह से आप चला रहे हैं? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मंटो को तो कौन नहीं जानता, हाँ। सबने पढ़ा हुआ है मंटो। और उसके ऊपर फिर ये कि हम लोग उनके जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर हम ड्रामे, मतलब उनको ड्रामाई तश्कील देके, ड्रामाटाइज करके हम उनको स्टेज कर रहे हैं। और वो हमने अब सीरीज़ बनाई हुई है कि अभी जो हमारा पहले वाला जो हमारा शो था वो था लाजवंती पे मबनी था, और वो मंटो ने थिएटर ही लिखा था। तो उसको हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, उसको हमने एज इट इज़ ही किया। अभी जो हम ये करने जा रहे हैं, मंटो की जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको हमने ड्रामाटाइज किया है, और ये पार्टीशन पे है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएगा कि जो लोग आपको अप्रोच करते हैं, मैं जानना ये चाहती हूँ कि एक तो काम इस सीरीज़ की सूरत में आप उसे प्रोड्यूस भी कर रही हैं, उसको अच्छे से लेके चल भी रही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कि आपके इदारे की या आपकी जो फर्म है उसकी क्रेडिबिलिटी यहाँ तक ना पहुँचे कि एवरीवन विलिंग टू पार्टिसिपेट। तो जो लोग ड्रामा में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो लोग अपने फ़न का मुजाहरा करना चाहते हैं, उनकी कितनी बड़ी तादाद है हु अप्रोच्ड यू गाइस? है, लेकिन बहुत कम है। अब थोड़ी बड़ी है, जब से हम देख रहे हैं कि हम लोग ने पहला शो हमारा हुआ था लोकविरसा में, बहुत मतलब उसको फुल हाउस गए थे हमारे, 2 शोज हमने किए थे, और वो फुली पैक्ड फुल हाउस हमारे शो गए। तो उसके बाद हमें लोगों ने मैसेजेस करने शुरू कर दिए थे कि आपका नेक्स्ट ड्रामा कब होने वाला है। तो तब हमें लगा कि नहीं, अब हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जब लोग देखना चाह रहे हैं ना, दैट मीन्स कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि पहले ये होता था कि वो पैसे नहीं खर्चना चाहते थे, अब ये है कि अब अगर हम टिकट पहले तो हम 500 या 600, अब हम 800 और 1000 तक हम सोच रहे हैं कि हम इतना टिकट, क्योंकि हमारे पास तो और कोई अर्निंग है नहीं, तो हम ज़ाहिर है थिएटर ऐसा चीज़ है, मतलब ऐसी आर्ट परफॉर्म है कि आप इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता। हाँ। हम कुछ भी नहीं अर्न कर रहे।
अच्छा, इनपुट बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आउटपुट में एटलीस्ट ये तो हो रहा है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं, उनका रुझान बढ़ रहा है। अब ये बताएगा कि सारे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को कैटर करना, बिकॉज वहाँ पर टैलेंट बहुत है। अगर हम फॉर एग्जांपल टिकटॉक को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, तो एक छोटा छोटा बच्चा इतना टैलेंट रखना अपने अंदर, एक्टिंग का भी, थिएटर का भी, क्लास का भी, डांस का भी और हर चीज़। तो उन लोगों को यहाँ तक लाने के लिए, इस थिएटर तक, इसके लिए क्या प्लान है? यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करेंगे? नहीं, अगर हमें कोई भी अप्रोच करता है तो हम कभी भी उसको मना तो नहीं करते। अगर कोई आना चाहता है, ड्रामे में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वी कैन नॉट रिफ्यूज़ देम। हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे। और क्योंकि हम कभी हम ऑडिशन भी रखते हैं कि आइए ऑडिशन दें, अगर कोई भी सिलेक्ट होता है कैरेक्टर के हिसाब से या कैसे भी, तो दे कैन ऑलवेज हैव अ चांस। मतलब कोई भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है, कहीं कोई बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी, एनीवन कैन कम एंड आस्क। चलिए कवल, ये बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यू गाइस आर कहाँ आप लोग अवेलेबल हो, और इफ़ समवन वांट टू अप्रोच यू गाइस और अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो कौन से मीडियम और ऐसे मीन्स है जिनके थ्रू आप तक पहुँच सकते हैं? हमारा फेसबुक पेज भी है सवांग के ही नाम से, और सवांग के ही नाम से इंस्टा पे भी हैं हम, और हम नंबर भी मेंशन कर देते हैं अपने पोस्टर्स वगैरह पे, तो दे कैन रीच फ्रॉम दैट नंबर्स। अच्छा कवल, ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में जो चीज़ सबसे अच्छी थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है, वो ये कि तमाम उर्दू अदब के जो लिखारी हैं, बड़े नाम, उनको इकट्ठा करना भी एक टास्क होता है ना। मतलब उनको लोग सुनते हैं, देखते हैं और उनको बहुत पसंद करते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, दे वांट टू मीट ऑल ऑफ देम। तो उन्हें इकट्ठा करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? टू सी ऑल द फ्लावर्स जो कि हम नॉर्मली टीवी पे देखते हैं, उनको एक जगह देखना या बारी बारी उनके सेशंस रखना, तो इसको आप किस तरह से प्लान कर रही हैं? हम वैसे ज़्यादातर लोगों को ऐसा अप्रोच नहीं करते। अगर कोई आना चाहता है तो वो दे आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन जैसे कि अभी हमारे जो हमारे साथ थी, क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल गई हूँ। अभी हमें जो हमारे साथ होंगे इस शो में, हारिस साहब, वो हमारे साथ होंगे। वो बहुत बड़े शायर हैं और वो मतलब उन्हीं की वजह से हम ये कर पाएंगे। चलिए कवल, थैंक यू सो मच और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि अच्छा आपको ये काम करना भी चाहिए, बिकॉज नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाएगा जहाँ पर अपने आप टैलेंट को दिखा सकते हैं, इवन पॉलिश भी कर सकते हैं। सो हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली कहा जाता है कि बच्चों की तरबियत में 6 साल से लेकर ऑनवर्ड 11 साल की उम्र तक ये वो टाइम पीरियड, ये वो ड्यूरेशन होता है जिस उम्र में आप बच्चों को जो सिखा दे फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ इट विल बी द पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। और जो भी वो अब उनके अपब्रिंगिंग में आप कुछ भी करें 11-12 साल की उम्र के बाद, तो जो इस टाइम पीरियड में वो सीखते हैं वो रेस्ट ऑफ द लाइफ उनके साथ रहता है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आजकल ये कर दिया गया है कि जो पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद कोई भी रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी होती है, तो हम टोटली रिलाई करते हैं बीइंग अ पेरेंट्स के साथ ही बच्चों को सिखाएंगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू स्पीक, ये मोंटेसरी में बच्चों को सिखा दिया जाता है। लेकिन वालिदैन की भी इक्वल जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को बार बार टेस्ट करते रहें। लेकिन असातिज़ा की कितनी जिम्मेदारी है अखलाकी तौर पर बच्चों की तरबियत करना, इस पर डिटेल में बात करेंगे। क्या ये फ़राइज़ जो है वो असातिज़ा सही तरीके से निभा रहे हैं, अदा कर रहे हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ खानम अंसा मौजूद है और माहिर तालीम है, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कहिएगा कि इस सारे सिनेरियो में वालिदैन ने ऑलरेडी जिम्मेदारी तो असातिज़ा पे डाल दी है, लेकिन क्या असातिज़ा बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म में? सबसे पहले स्कूल की बात कर लेते हैं। जी जिस तरह से आपने आगाज़ में कहा कि हमारे बच्चे को जितने भी ये पहले जो साल होते हैं, पैदाइश से लेकर 6 साल का जो अरसा होता है, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर हम बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं सिखा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है कि बच्चे की शख्सियत किस तरह से बन सकती है।
और इसी दौरान बच्चे की शख्सियत 80% बन चुकी होती है और 20% जो हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना होता है वो हमारी सोसाइटी करती है। और बाकी पूरी ज़िंदगी अपनी बच्चा जो है अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम तो कर सकता है, लेकिन जो उसकी आदत हैं, जो उसकी परवरिश में पहले आयाम में जो चीज़ें उसको शामिल कर दी गई हैं वो उसको पॉलिश भी करता रहता है। और अगर कुछ उसको बुरा लगता है कि मेरी ये परवरिश में या मेरी तरबियत में ये कमी कुताही रह गई है, तो उसको जो है वो चेंज कर सकता है। लेकिन जो उसकी शख्सियत है वो 80% उसकी 6 साल की उम्र में बन चुकी होती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत सी नई चीज़ें, नई आदत को अडॉप्ट करता है अपने फ्रेंड्स से, अपने सर्कल से, क्योंकि सोशली और इमोशनली बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो घर से ज़्यादा उसकी स्कूल में होती है। घर में बच्चा अगर देखा जाए तो घर में 2 या 3 लोग होंगे या 5 लोग होंगे हद, लेकिन स्कूल में आपको एक पूरी क्लास मिलती है। वहाँ पे हर बच्चा मुख्तलिफ नेचर का होता है, हर बच्चे की अलग से पर्सनैलिटी है। जब आप उनके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपकी शख्सियत में भी तब्दीलियाँ आती हैं। तो वहाँ पर हमारी टीचर्स को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बच्चों को पहले पढ़ें कि बच्चे की नेचर क्या है, बच्चा किस जगह पे खड़ा है और मुझे इसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़, कौन कौन सी स्किल्स और इसके करैक्टर में कौन कौन सी तब्दीलियाँ या कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जो हमारी ज़िंदगियों में एक नमूने के तौर पर हैं और हमने अपने बच्चे को वैसा बनाना है। तो इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ख़ास तौर पर हमारे जो है निसाब में भी अभी शामिल कर दिया गया कि हमने बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट करनी है, हमने बच्चे की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट करनी है, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट करनी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग और लाइफ स्किल्स को भी रखा गया है ताकि बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम टीचर्स की बात करें तो हमने ये ज़्यूम किया कि ठीक है वो बच्चे को पढ़ाती हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं तो हमारी एज में हमारे लिए टीचर हमारा आइडियल था। बिल्कुल, मतलब हमें था कि बस कुछ नहीं बनना, टीचर बनना है, जस्ट बिकॉज कि हम टीचर को इस तरह से देखते थे कि वो किस तरह से हमें पढ़ाती है या उनकी पर्सनालिटी क्या है। आजकल के दौर में बच्चों को पढ़ा तो दिया जाता है टीचर्स की जानिब से, लेकिन जो अखलाकी तरबियत है वो सासत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे नहीं सुनते कि आप क्या कह रहे हो, जो आप करते हो वो उसको मुसलसल फॉलो करते हैं और वही उनको लगता है कि यही द बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए पूरी दुनिया में। बिल्कुल, देखिए आप अभी किसी को थ्योरी पढ़ा दी तो थ्योरी का बस मकसद यही है कि आपने बच्चे को पेपर के लिए तैयार कर दिया या उसका सिलेबस कवर करवा दिया, उसको एक टर्म के लिए तैयार कर दिया। लेकिन अगर बच्चे को आप इखलाक सिखा रहे हो, अगर क्लास में आप बच्चे को अपने पीरियड से हट के 2 मिनट का, 3 मिनट का एक ऐसा टाइम रख लें जिस टाइम में आप बच्चे को बता दें कि दुनिया क्या है और आपने जब दुनिया में जाना तो आपका यही सब्जेक्ट आपको वहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को अगर इस्लामियात पढ़ानी है तो वहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि कुरान पाक बस बच्चे को पढ़ा दिया, नाजरा पढ़ा दिया, उसको उसकी तजवीद पढ़ा दी, लेकिन हमने जब मकसद नहीं बयान किया, उसका तर्जमा नहीं बताया, उसको ज़िंदगी के साथ रिलेट नहीं किया, तब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता। तो हमारी टीचर्स का ये जो है वो सबसे पहला ये फ़र्ज़ है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस की हद तक टीचर नहीं है, वो बच्चे की किरदार साजी के लिए भी टीचर है और उसने उसको सिखाना है कि उसकी लाइफ किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उसको रियलिटी के बारे में बताएं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी उस बच्चे को सिखाई जाए ताकि बच्चा हर तरह के हालात में, हर तरह के वक्त सर्वाइव कर सके। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएगा कि एक और बहुत बैड फैक्टर ये भी है कि आजकल असातिज़ा अगर अखलाकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं या कुछ कहते हैं तो वालिदैन फौरी तौर पर स्नप की सी सिचुएशन में आ जाते हैं कि यार टीचर ने ऐसा किया है, अभी जाके टीचर को पूछते हैं और समथिंग लाइक। कितना ज़्यादा इसको ज़रूरी है कि कम किया जाए? यही चीज़ें मैंने जब फेस की तो मैंने एक पूरा एक ट्रायंगल बनाया है जो कि अभी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें मैंने टीचर्स और पेरेंट्स के रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मकसद वालिदैन का भी वही है, औलाद की तरबियत, और टीचर का मकसद भी वही मकसद है। जब हम एक ही मकसद के साथ बच्चे को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, घर में उसकी तरबियत करते हैं, तो क्यों ना दोनों मिलकर करें। अच्छा, काम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये काम ऐसा है कि मिलकर ही होगा, ये अलग अलग आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपकी डायरेक्शन एक है, आपकी मंजिल एक है, तो आपको मिलकर ही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और हमने लेनी आपसे अब इजाजत। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ दोबारा से आप सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।